हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और ये टॉपिक लॉ से रिलेटेड है। आप अभी जो अपने सामने इमेज देख रहे हैं, हम जब भी कोई ऐसा व्यक्ति अपने सामने देखते हैं, हम उसे जनरली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको एज अ लॉयर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पर हर पर्सन जो ऐसा दिखता है वो लॉयर नहीं होता। उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट सब अलग अलग होती है। ये दिखते एक जैसे हैं पर इनके रोल एंड ड्यूटीज़ बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दो टर्म्स के बारे में जो कि हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार सुन लेते हैं। पहला है लॉयर, सेकंड है बैरिस्टर। अब ये लॉयर और बैरिस्टर कौन होते हैं, क्या ये दोनों एक होते हैं या फिर मतलब कौन होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो लॉयर क्या होता है? लॉयर वो होता है जिसके पास LLB की डिग्री होती है, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे वो BA LLB 5 साल की डिग्री हो। ठीक है, अगर आपने लॉ पढ़ा है, लॉ की पढ़ाई किया है, तो आप एज अ लॉयर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। पर इसमें एक छोटा सा ये क्लॉज होता है कि आपने पढ़ाई की है पर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने बस पढ़ाई करी है तो आप सिर्फ लॉयर कहलाओगे। लॉयर और वो जो एडवोकेट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अगर आपने सिर्फ लॉ की पढ़ाई करी है तो आप सिर्फ एक लॉयर कहलाओगे और आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बात करें बैरिस्टर्स की, तो बैरिस्टर्स कौन होते हैं? बैरिस्टर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने लॉयर की तरह ही लॉ पढ़ी हो और डिग्री हो। ठीक है, पर वो कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की हो। अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया से करी है तो आप लॉयर कहलाएंगे। अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से करी है तो आप बैरिस्टर्स कहलाएंगे। अब हम बात करें एडवोकेट, कौन से लोग एडवोकेट कहलाते हैं? एडवोकेट वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की होती है। लॉ की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद वो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, उसे क्लियर आउट करते हैं। उसे क्लियर आउट करने के बाद वो उसमें BCI में एनरोल होते हैं। एनरोल होने के बाद उन्हें लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन कोर्ट मिलता है। जब उन्हें कोर्ट में वकालत करने का लाइसेंस मिल जाता है, वो तभी अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को BCI का लाइसेंस मिल जाता है वो सभी लोग एडवोकेट कहलाते हैं। जिसने लॉ की पढ़ाई की हो वो लॉयर होता है और जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस हो उसे हम कहते हैं एडवोकेट। अब हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट के बारे में। अब क्या होता है कि एक नॉर्मल एडवोकेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड कोर्ट में गुजार देता है। तो कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम का, तो ऐसे लोगों को सीनियर एडवोकेट पे अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम और हाई कोर्ट में। कुछ मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और कुछ हमारे सीनियर जज के सजेशंस पे, ठीक है, कुछ लोग चुने जाते हैं जिनको एज अ सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम और हाई कोर्ट पे। इस पे जो हमारी मिनिमम जो टाइम पीरियड होना चाहिए, उनको 10 साल का टाइम पीरियड रखा चाहिए कि भाई 10 साल उन्होंने किसी कोर्ट में प्रैक्टिस की होनी चाहिए और मतलब उनके पास जितने भी केसेस हो उनमें उनकी एक्यूरेसी रेट क्या होता है। मतलब किसी एडवोकेट ने अगर 100 केस लिए हैं तो 90 केसों में अगर उनके फेवर में फ़ैसला हुआ है तो वो एक अच्छा वकील कहलाएगा। तो उसी के आधार पर सीनियर एडवोकेट का सिलेक्शन किया जाता है जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके केसेस लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट में AOR भी कहते हैं। अब ये कौन होते हैं? अब ये जो AOR होते हैं ये हमारे वो एडवोकेट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हमारे सबसे सुपीरियर पावर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ लॉज होते हैं जिनको हर कोई नहीं समझ सकता। तो हमारा इसमें वो मतलब सिर्फ उन्हीं वकीलों को एंट्री मिलती है जो AOR होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब इसकी भी कुछ अलग अलग बाउंडेशन और गाइडेंस होती है। अब जब एक सीनियर एडवोकेट को AOR बनना होता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले उनको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके साथ
वो किसी एक सीनियर AOR के अंदर मिनिमम 5 साल तक उन्होंने काम किया होना चाहिए, ठीक है। AOR जो ऑलरेडी है उसके अंडर में रहकर मिनिमम 5 साल उन्होंने काम किया होना चाहिए। और मतलब जब वो AOR बन जाएंगे तो वो पार्टीज़ के बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं। रिप्रेजेंट चाहे कोई भी करे, जो केस फाइल किए जाएंगे वो एक AOR ही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को AOR बनना है तो पहले उसको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, और उसको एक टाइप की इंटर्नशिप करनी होगी किसी AOR के अंडर में, तभी वो बाद में जाकर AOR बन सकता है। और इसकी जो इंटर्नशिप की जो एक बाउंडेशन होती है वो मिनिमम 5 ईयर की होती है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल। अब जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये वो एडवोकेट होते हैं, ये वो लीगल एडवाइज़र्स होते हैं जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। अब कुछ बड़े बड़े हमारे लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एडवोकेट जनरल को चुना जाता है एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब उनका काम क्या होता है कि उनका ये काम होता है कि अगर स्टेट के अगेंस्ट में कोई केस हुआ है या किसी केस में स्टेट को रिप्रेजेंट होना है, या फिर किसी भी केस में मतलब किसी स्टेट के बिहाफ पे किसी पार्टी ने केस किया है, तो उसको जो मतलब एडवोकेट जनरल है वो उसकी देखरेख में किया जाएगा। एडवोकेट जनरल ही वो पावर होती है जो एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी केस आता है वो एडवोकेट जनरल खुद देखता है उसको एक स्टेट के बिहाफ पे। एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं पे अटर्नी जनरल जो होता है वो सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एडवोकेट जनरल था वो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करता था और उसको रिप्रेजेंट करता था, वहीं पे अटर्नी जनरल एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसके लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ के बिहाफ पे आगे गाइडेंस भी करती है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। और एक अटॉर्नी जनरल को प्राइमरी लॉयर भी कहा जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट, और ये एक काफ़ी बड़ी पोस्ट है और काफ़ी इनको सुपीरियर भी माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया को चला रही है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अभी तक मैंने जितने भी आपको ये पावर बताई हैं, इनको सबको अपॉइंट करने के भी अपने अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे हमारे जो अटर्नी जनरल्स होते हैं ये सेंट्रल द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है ये स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो सबकी अलग अलग रोल्स एंड ड्यूटी हैं। होपफुली आपको इन सभी टर्म्स के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।